अब तस्वीरें दिखाता हूं आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जो कि दिल दिलाने वाली है। यहां नीट की तैयारी कर रहे एक 19 साल के छात्र की बेरहमी से हत्या की गई। तस्वीरें जरा देखिए, उसके बाद हंगामा क्या मचा। इस 19 साल के छात्र की जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसने गौ तस्करों को गांव में मवेशी की चोरी से रोकने की कोशिश की। इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। सोचिए जरा, उसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़कों पर हंगामा किया। ये गुस्सा उन दरिंदों के खिलाफ जिन्होंने एक मासूम की जान ली। ये आक्रोश उन लोगों के खिलाफ जो भले ही पशु तस्कर दिखते थे, लेकिन असल में उसके कहीं बड़े गुनाहगार थे, खून के प्यासे हत्यारे, जिन्होंने गोरखपुर में नीट की तैयारी कर रहे 19 साल के छात्र दीपक गुप्ता की पीट कर हत्या की और लाश को घर से 4 किलोमीटर दूर फेंका। प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। वारदात के बाद भड़के ग्रामीणों ने गोरखपुर रोड पर जाम लगा दिया। हालात को संभालने के लिए मौके पर 4 थानों की फोर्स पहुंचानी पड़ी, पीएसी तैनात करनी पड़ी। पुलिस ने परिजनों को शांत करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन गुस्सा शांत होता नहीं दिखा। गोरखपुर में हालात फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी भी चरम पर है। मृतक दीपक के परिवार वालों की मांग है कि उसके हत्यारों का एनकाउंटर होना चाहिए। गोरखपुर से हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव की ग्राउंड रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। जो गौ तस्कर थे, जिन्होंने बेरहमी के साथ जिसकी हत्या कर दी, उस घर पर मैं मौजूद हूँ। सीएम योगी ने कहा है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उसका हिसाब किया जाएगा। सरकार से मेरा अपील है कि उसी से उचित कार्रवाई होना चाहिए। जितने अपराधी हैं, अपराधियों से इनकाउंटर होना चाहिए। जितने पिपरा जो रात आए थी सबको सस्पेंड किया जाए। के बड़ी भरोसा मैम जो सरकार गांव के जो लोग हैं, वो पूरा गांव जो है वो आज एकजुट जो है वो नजर आ रहा है और पूरा गांव साथ खड़ा हुआ है इस परिवार के साथ। यूपी के संभल में एक बार बुलडोजर फिर एक्शन की तैयारी में। योगी फोर्स ने 2 गांव में ऐसी मस्जिद और मैरिज हॉल और घरों पर लाल निशान लगा दिए, जिससे सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया। संभल में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। एक बार फिर संभल में कब्जा गैंग पर योगी का बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि यहां अलग अलग गांवों में सरकारी जमीन पर मस्जिद, मदरसे, मैरिज हॉल और तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। अवैध रूप से निर्माण किए गए थे, मदरसे थे, मस्जिद थे, तो इस पे धारा 67 के तहत तहसीलदार कोर्ट में मुकदमा चला और 2/9/25 को इसमें ऑर्डर किया गया है। इनको समय दिया गया है 20 तारीख तक का हटाने के लिए। अगर नहीं हटाएंगे तो फिर नियमानुसार कार्रवाई करके इसको हटाया जाएगा। सलेमपुर सालार और हाजीपुर गांव और राया बुजुर्ग गांव में 4 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद और मदरसों का निर्माण का मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और राजस्व विभाग ने मामले की जाँच करते हुए 20 सितम्बर तक अवैध कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर तोड़ने की बात अगर ऐसी है तो अगर सरकार चाहे तो इसकी ज़मीन ले सकती है, हमसे इतनी मुआवजा ले सकती है इसके ज़मीन का कि हमसे ज़मीन ले ले। जितने भी ये है मैरिज हॉल, इतनी ज़मीन हमसे गांव के किसी भी कोने पे या कहीं भी लेना चाहे तो ले सकती है। बुलडोजर एक्शन की आहट से ही भाईजान की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि संभल में सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वालों का अब हिसाब होने वाला है। और अब जरा समझिए कि आखिर भाईजान टेंशन में क्यों, इसके पॉइंटर्स में दिखाता हूं आपको। संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की तैयारी है। टेंशन की वजह नंबर 1। वजह नंबर 2 की मस्जिद, मैरिज हॉल और घरों पर लाल निशान लगा दिया गया और डेडलाइन दी गई है 20 सितंबर की। 20 सितंबर तक अवैध कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया गया। इसके अलावा सलेमपुर सालार और राया बुजुर्ग गांव में अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया। इसके अलावा सलेमपुर सालार की मस्जिद पर लगाया गया लाल निशान। राया बुजुर्ग में मैरिज हॉल, 2 घर और मस्जिद पर कार्रवाई की तैयारी है। तमाम वो वजह हैं जिसकी वजह से लोग वहां पर बेचैन हैं। खबर पूर्वोत्तर के राज्य असम से, जहां हिंदुओं की जमीन गलत तरीके से मुस्लिम समुदाय को ट्रांसफर की जा रही थी। हैरानी की बात है कि काम एक सरकारी महिला अधिकारी कर रही थी, जिनकी शिकायतों के बाद हेमंत सरकार ने एक्शन लिया। इनका नाम है नूपुर बोरा। ये असम सिविल सेवा में 2019 बैच के अफसर हैं, मगर अक्सर सोशल मीडिया पर ब्रांडेड सामान के साथ छाई रहती है। खास बात यह कि इंस्टा वाली मैम के कई बैंक लॉकर भी हैं, जिनमें अवैध कमाई छिपा कर रखी गई। नूपुर बोरा पर आरोप ये कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से हिंदुओं की जमीन मुसलमानों को दी और करोड़ों रुपए की कमाई की। इन नोटों की गड्डियां जो दिखाई पड़ रही हैं, ये नूपुर बोरा की पाप की कमाई हैं।
एजेंसीज ने नूपुर बोरा के कई ठिकानों पर रेड की और उसके बाद उनको सलाखों के पीछे तक पहुंचाया गया। बड़े पैमाने में जमीन का ट्रांसफर हुआ है और उनको अभी सीएम विजिलेंस ने अरेस्ट किया है। और देखा जाए तो उनके जो घर में जो बड़े पैमाने में जो नगद धन और ज्वेलरी बरामद हुई है और लगातार सीएम विजिलेंस उनसे पूछताछ कर रहे हैं। नूपुर बोरा पर एक खुलासा आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई के बाद हुआ। पुनर गहना और यथेष्ट आम पाइছো बहुत गंडगोल करार कारण आज आम 6 माहर ऊपर आम गोपने इंक्वायरी कर। और जरा समझिए कि नूपुर बोरा को लेकर ये खुलासा कैसे हुआ, हकीकत कैसे सामने आई। नूपुर बोरा की आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पहले मिली, विभागीय जांच की गई, नूपुर को लेकर के शिकायत की गई थी और शिकायत को सही पाया गया। इसी जांच के दौरान जमीन ट्रांसफर के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। हिंदुओं की जमीन मुसलमानों को गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर करने का पता चला। असम के अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में फर्जीवाड़े का मामला रहा और नूपुर के पास से करीब 1 करोड़ रुपए के गहने और 70 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ। उत्तराखंड में कुदरत का कहर अभी भी लगातार जारी है। पहाड़ों पर फिर एक बार मानो तबाही लौट आई। देहरादून सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटने के बाद चारों तरफ खौफनाक मंजर आता और अचानक आई इस बाढ़ से घर, होटल, दुकान सब जमींदोज हो चुकी। सहस्त्रधारा के अलावा तपोवन का इलाका, IT पार्क का इलाका, गंगौरा का इलाका, गढ़ी कैंट, ये सारे इलाके वो हैं जहां पानी भर चुका है और जगह जगह सड़कें पानी में बह चुकी। तमसा नदी के किनारे बने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर चुका। विकास नगर में टोंस नदी में पानी का बहाव अचानक तेज हुआ। इस दौरान मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बह गई। ये तस्वीर देहरादून के सहस्त्रधारा की है, जहां पर चारों तरफ तबाही का मंजर है। बादल फटने से घर, दुकान और होटल तबाह हो गए। गाड़ियां भी मलबे में दब गईं। तमसा नदी के किनारे बने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर गया, जिससे यहां मौजूद दुकानें बह गईं। मंदिर परिसर में 2-2 फीट मलबा भर गया है। वीडियो में देख सकते हैं मंदिर के बाहर हनुमान जी की प्रतिमा डूब गई है। हालांकि मंदिर का गर्भगृह सुरक्षित है। बाढ़ के बीच सहसपुर में 5 लोग उफनती नदी के बीच में फंस गए, जिससे उनकी जान पर बन आई। काफी देर तक ये लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। बाद में SDRF ने सभी को सुरक्षित निकाला। देहरादून के मालदेवता में भी सोंग नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। बाढ़ की वजह से सड़कें बह गईं। बादल फटने से देहरादून में हालात बेहद खराब हो गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी को निरीक्षण के लिए JCB में बैठकर जाना पड़ा। देहरादून के प्रेमनगर में एक युवक टोंस नदी की बाढ़ में फंस गया। इसी के बाद युवक जान बचाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गया। यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। गाँव में तो बहुत भयंकर स्थिति है सर। रास्ते नहीं है, कुछ नहीं है, रास्ते में लाइट नहीं है और पूरा 2-3 जगह भूस्खलन हो रखा हुआ। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है हमारे इस क्षेत्र का। हमारे जो ग्राम पंचायत कार्डीघाट है, कार्डीघाट गांव में बादल फटा है और कार्डीघाट गांव में बादल फटने से हमारा मंझाड़ा गांव भी बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है। आगे के जो रिजॉर्ट थे वो भी बह गए। उनके चक्कर से जो मंझाड़ा का जो पुल था कार्डीघाट को टच करने वाला, उस पुल के बहने से यहाँ पे पूरी तबाही हो गई है। हम नीचे रूम में थे, रूम में पानी भर गया। इन्होंने बोले नहीं खाली करो, बादल फट गए। फिर हम ऊपर, इन्होंने हमें सेफ जगह पर लेकर के गए। अभी देखा तो सारी रोड खराब हो रखी है। जो कालीघाट गांव है वो तो लगभग पूरा आधे से ज़्यादा खत्म हो गया है। पूरा पुल टूट गया। एक दुकान था जो कालीघाट को मझाड़े को जोड़ता था, वो पूरा पुल खत्म हो गया। इसमें 2011 में फ्लड आई थी और आज फिर दोबारा आई है। नुकसान तो लगभग पूरा सहस्त्रधारा के पूरे क्षेत्र में लगभग 8 से 10 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें ग्राम सभा सेरा गाँव भी पड़ती है और ग्राम सभा कार्डीघाट भी पड़ती है। दोनों में नुकसान हुआ है, लेकिन देखा जाए तो कार्डीघाट में तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये तस्वीर देहरादून के प्रेमनगर इलाके की है। अचानक बाढ़ आने से टोंस नदी उफान पर आ गई, जिससे एक युवक सैलाब में फंस गया और जान बचाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गया। नदी की लहरें इतनी तेज हैं कि उसके सामने जो भी आ रहा है वो तिनके की तरह बह रहा है, लेकिन युवक ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार जिंदगी और मौत से जूझता दिखाई दिया। घंटों तक युवक बिजली के पोल पर लटका रहा, जिसके बाद NDRF की टीम भी मौके पर पहुंची। उसके बाद युवक को बचाने का ऑपरेशन शुरू हुआ। NDRF के जवानों ने युवक को रस्सी के सहारे बाहर निकाला। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे बाढ़ का पानी आसपास के इलाकों को पूरी तरह से डुबो देने पर आमादा है। हालांकि राहत और बचाव का काम भी जारी है।
लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बादलों का प्रहार जारी है। बीती रात मूसलाधार बारिश से मंडी और शिमला में भारी तबाही आई, 3 लोगों की मौत हो गई। उधर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी आसमानी आफत जारी है। मंडी जिले के धर्मपुर में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे सोनखड्ड में भीषण बाढ़ से भारी तबाही हुई है। बाढ़ की वजह से धर्मपुर बस स्टैंड जलमग्न हो गया, जिसमें 20 से ज्यादा बसें डूब गई। बस अड्डे के आसपास दुकानें पानी में डूब गई हैं, जिससे करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। बिजली पोल और ट्रांसफार्मर टूटने से बिजली सप्लाई ठप हो गई, साथ ही मोबाइल नेटवर्क भी बंद पड़े हैं। लक्ष्मण झूला भी बह गया है, जिससे इलाके में कनेक्टिविटी टूट गई है। उधर मंडी के निहरी में भी लैंडस्लाइड से एक घर जमींदोज हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और एक 8 महीने का बच्चा शामिल है। लैंडस्लाइड से सिर्फ एक ही घर को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। शिमला में भी भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी चपेट में कई घर आ गए। हालांकि घर में सो रहे लोगों की जान बाल बाल बच गई, लेकिन कई गाड़ियां मलबे में दब गई। ऑपरेशन सिंदूर से बैकफुट पर आई पाकिस्तानी सेना और आईएसआई एक बार फिर भारत के खिलाफ साजिशें रचने में जुटे हैं, लेकिन भारतीय फौज ने ये नापाक प्लानिंग को फेल कैसे, उस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बार फिर सीमा पार से भारत में आतंकियों को भेजने की फिराक में। आर्मी सूत्रों के मुताबिक पीओके से 40 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं। साथ ही पीओके में अभी भी 7 से 8 लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं, जहां जैश, लश्कर और टीआरएफ के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही। दरअसल इस महीने से एलओसी के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी शुरू हो जाएगी, जिससे आतंकियों के घुसपैठ के रास्ते बंद हो जाएंगे और इसलिए बर्फबारी से पहले आतंकियों को जम्मू कश्मीर में पहुंचाने की प्लानिंग। और सिर्फ एलओसी नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर से भी आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं, जिसको लेकर सेना अलर्ट पर है और सीमा पर गश्त बढ़ा दी गई। इधर आरएसपुरा सेक्टर में भी पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम हुई। यहां AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। सुरक्षा बलों को शक ये कि हथियार ड्रोन के जरिए भेजे गए। और पाकिस्तान की इसी घुसपैठ की साजिशों को देखते हुए भारतीय सेना अलर्ट पर, बॉर्डर पर पहरा खड़ा कर दिया गया। हमारे सहयोगी रजत वोरा की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखें। 40 से ज़्यादा आतंकी जो हैं वो यहाँ पर घुसपैठ की फिराक में है, जिसमें जानकारी ये है कि 7 से लेकर 8 ऐसे लॉन्च पैड हैं पीओके में, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, जहां से लगातार घुसपैठ की कोशिश जो है वो की जा सकती है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई लगातार कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, जिसमें हिजबुल का एक मॉड्यूल जो है वो यहाँ पर बस्ट किया गया। इसके बाद अब लगातार हथियारों के जखीरे जो हैं वो भी बरामद हो रहे हैं। 7 AK-47 राइफल पुंछ में बरामद की गई और अब एक बार फिर से पाकिस्तान की एक जो बड़ी कोशिश आरएसपुरा सेक्टर में की गई, उसे भी यहाँ पर सुरक्षा बलों ने नाकाम करते हुए AK-47 और मैगजीन के साथ साथ कारतूस का जो कंसाइनमेंट है वो यहाँ पर बरामद किया है और उसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस अब खंगाले जा रहे हैं कि इसके पीछे का मकसद क्या था। उधर हमास और इजराइल की लड़ाई अब गजा पर कब्जे तक पहुंच चुकी। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी दी, सीधी वार्निंग दी कि अब सिर्फ मकसद हमास का खात्मा नहीं, बल्कि मकसद है गजा पर कब्जा करना। इजराइल की फौज ने ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर हमास के अड्डों को तबाह करने का दावा किया है। हेलीकॉप्टरों ने मशीन गनों से गाजा शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया। नेतन्याहू फोर्स के हमले में गाजा की कई रिहायशी इमारतें, शरणार्थी कैंप और एक स्कूल को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इजरायली सेना का दावा है कि उसके टारगेट पर हमास के अड्डे और हमास के आतंकी हैं और जल्द ही वो हमास का पूरी तरह से सफाया कर देगा। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के टैंक गाजा की सड़कों पर घूम रहे हैं और रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहे हैं। बड़े पैमाने पर शहर में सिर्फ तबाही नजर आ रही है और इमारतें जमींदोज होती नजर आ रही हैं। खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि हमास उन 20 बंधकों को बंकरों से निकालकर बाहर ले आया है और उन्हें मानव ढाल बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अमेरिका का कहना है कि अगर हमास बंधकों को रिहा करके सरेंडर कर दे तो जंग का खात्मा हो सकता है। यूपी से लेकर राजस्थान तक आदमखोर का आतंक देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है,
जहां आदमखोर का आतंक देखने को मिला। राजस्थान के बांसवाड़ा में तेंदुए का टेरर, राजस्थान के डूंगरपुर में पैंथर की दहशत से लोग सहमे हुए। बिजनौर में इस वक्त खौफ का माहौल है, गांव वालों में दहशत है। रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा आदमखोर। जैसे जैसे गुलदार का अटैक बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट की टीम है, इसके अलावा जो ग्रामीण है, वो लगे हुए हैं। और ये जो गन्ने के बड़े बड़े आप खेत देख रहे हैं, इन्हीं गन्ने के खेतों में गुलदार छुपता है और उसी की वजह से यहाँ पे आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम दिखाई देगी। गुलदार को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही टीम जंगल से लेकर गांव में हर जगह तलाश कर रही है। इस बीच वन विभाग की टीम को सफलता हाथ लगी जब पिंजड़े में एक गुलदार फंस गया। हालांकि ये वो गुलदार नहीं है जिसकी तलाश है। जंगल और ये बाजरे का खेत है, इसी में रहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा यही मतलब ये इसीलिए यहाँ पे लगाया गया है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा पकड़े गए। वन विभाग के अधिकारी मान रहे हैं कि आदमखोर गुलदार को बहुत जल्द ही पकड़ लिया जाएगा, जिसके लिए टीम ने 12 पिंजड़े तैयार किए हैं। वन विभाग के पास अपने अपने हथियार भी हैं, और हथियार इसलिए ताकि हथियार जब गन से फायर किया जाए तो शोर होगा, और शोर के बाद गुलदार यहां से आगे निकल जाएगा। अब आपको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की बदली तस्वीर दिखा दें। यहाँ रक्षा मंत्रालय की 161 एकड़ की जमीन पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा था, मगर अब यहाँ रामलीला मंचन होने जा रहा है। जिस जगह पर आपको मेले की तैयारी दिख रही है, जहां बड़े बड़े झूले लगे हैं, वहां कभी भूमाफियाओं ने अवैध झुग्गियां बनाकर कब्जा जमा रखा था। आसपास के लोग यहां रहने वाले चोर, लुटेरे और नशाखोरों के आतंक से त्रस्त थे। मगर यहां के विधायक और सांसद ने रक्षा मंत्री से मुलाकात कर न सिर्फ अवैध कब्जा हटवाया, बल्कि अब यहां पहली बार रामलीला का मंचन भी होने जा रहा है। जहाँ कभी अवैध कब्जे हुआ करते थे, आप देखिए आज परमिशन लेकर अब रामलीला होने का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर रामलीला मैदान बहुत छोटा था। स्थानीय लोग, स्थानीय नागरिक बहुत खुश हैं। इलाके की बदली तस्वीर से स्थानीय लोग भी डबल राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक तो अपराधियों से मुक्ति मिलेगी, दूसरा नवरात्रि पर सनातनी संस्कृति और आस्था की झलक भी दिखेगी। ग्रीन बेल्ट बना दी गई, अच्छा पार्क बना दी जाएगा, निकलने बढ़ने वालों को दिखाई देगा कि हाँ स्टेशन के पास कुछ अच्छी चीज है। हम इस निर्णय से बहुत ज्यादा ही प्रसन्न है और हमारे जो लोग हैं वो लोग भी काफी प्रसन्न हैं। अब बात बिहार की करते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने बिहार एक अधिकार यात्रा की शुरुआत की, जिसने कि बिहार में राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। हाल ही में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में साथ देने वाले तेजस्वी अब अपनी अलग राजनीतिक राह पर हैं। और एक बार फिर बिहार में तेजस्वी यादव चुनावी यात्रा पर निकल चुके हैं। बिहार के जहानाबाद से तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा का आगाज किया। बिहार अधिकार यात्रा जहानाबाद से शुरू होकर 10 जिलों से गुजरेगी और 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगी। सीधे तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की यात्रा का उद्देश्य अपने समर्थकों को एकजुट करना और महागठबंधन के साथ समर्थन जुटाना है। नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए आरजेडी ने तेजस्वी की यात्रा का रूट मैप बहुत ही रणनीति के साथ बनाया है। तेजस्वी अपनी 5 दिन की बिहार यात्रा से 10 जिलों की 66 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश करते नजर आएंगे, जो राज्य की कुल 242 सीटों का 27% है। Zee News।